उससे पहले मैं दोस्तों को बता दूं कि नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैं फिर बता दूं कि नेशनलिटी के हवाले से है, कि यूनान की नेशनलिटी के हवाले से क्या ताजा तरीन सूरत हाल है, जिनमें हम 4 सवाल शाह साहब से पूछेंगे। उन 4 सवालों को दोहरा देता हूं मैं, कि वो पहला सवाल उसमें से ये होगा कि यहाँ पे यूनान के अंदर दूसरी और तीसरी नस्ल के बच्चे जो यूनान में पैदा हुए हैं या नहीं हुए, उनके लिए क्या कानून है। दूसरा सवाल हम शाह साहब से नेशनलिटी के हवाले से पूछेंगे कि दूसरे यूरोपीय ममालिक में बड़ी आसानी के साथ शहरियत मिल जाती है, उनको नेशनलिटी मिल जाती है, यूनान में क्यों नहीं मिलती। और तीसरा सवाल हम शाह साहब से पूछेंगे, अगर किसी ने यूनानी औरत से शादी की हो, उसमें से बच्चे हो, फिर तलाक वगैरह हो गई, फिर वही शख्स पाकिस्तान जाता है या इंडिया या अपने मुल्क में जाके शादी करता है, तो आगे उसके जो बच्चे हैं यूनानी शहरियत ले सकेंगे कि नहीं, आगे इसकी तफसील फिर शाह साहब से पूछेंगे। फिर अगर हमारा सवाल शाह साहब से होगा कि काफी लोगों ने अभी भी बड़े अरसे से शहरियत अप्लाई की हुई है, अपनी नेशनलिटी अप्लाई की हुई है, मगर कोई नतीजा नहीं आता उनके लिए, इंटरव्यू वगैरह भी नहीं आ रहे। तो ये हम सवालात पूछेंगे शाह साहब ने से, और यही सवालात शाह साहब ने मिनिस्ट्री में पूछे थे, तो वो पेज के ऊपर मौजूद है, वो ग्रीक जुबान में था। तो शाह साहब बड़े अरसे से कह रहे थे कि राना साहब हमने उर्दू जुबान में प्रोग्राम करना है, तो ताकि लोगों को पता हो कि भाई हमने जो मिनिस्ट्री जाके इंटरव्यू किया था ग्रीकी में, उर्दू में वो क्या है, अक्सर दोस्तों को ग्रीकी तो नहीं आती। तो इसलिए आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है। कोशिश करें कि आप इमिग्रेशन के जितने सवाल, उसमें नेशनलिटी के मौजू को आप चूज करें, उसके हवाले से सवाल पूछने हो तो आप लिख के सेंड कर सकते हैं। जो यूनान में रहने वाले बहुत सारे तारकीन वतन लीगल कानूनी तौर पर, और जो यहाँ के बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चे बच्चियां, उनकी नेशनलिटियों का मसला इतना गंभीर और इतना तवील है कि उसका कोई सर पैर अभी तक नहीं मिल रहा था। तो बहरहाल आज के ये उर्दू तर्जमा है उस इंटरव्यू का जो यूनानी जबान में हमने लिया था। वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने अपलोड कर दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, वो पूरा यूनानी जबान में। और आज हम उन सवालात और जवाबात का उर्दू तर्जमा जो है वो आपकी आसानी के लिए हम ये आपकी पेशे खिदमत है इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल आज हम इसी मौजू को सिर्फ एड्रेस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज का ये मौजू यूनानी शहरियत हासिल करने के लिए और यूनानी नेशनलिटी, उसमें अब तक हर गवर्नमेंट, पिछली हुकूमतों ने और आज की इस नई हुकूमत नया डेमोक्रेटिया के आने के बाद क्या पेशरफ्त हुई है, क्या मसाइल का सामना है। और इस सिलसिले में हमने सेक्रेटरी जनरल वजारत शहरियत जनाब अथानासियोस बालेरबा से तफसीली इंटरव्यू लिया उनकी मिनिस्ट्री में जाकर, और जो सवालात अभी आपको पढ़ के सुना दिए हैं। और इंटरव्यू इस तरीके से सेक्रेटरी साहब ने अपना जो है शुरू किया। उसका जवाब, जो पहला सवाल हमने किया था, उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपके नाजरीन से आपके प्रोग्राम के जरिए से मुखातिब हूँ। ये सेक्रेटरी जनरल ने इब्तिदा की इंटरव्यू देते हुए। सबसे पहले जैसा कि आपने कहा कि दूसरी और तीसरी नस्ल के जो बच्चे यूनान में पैदा हुए और यूनानी स्कूलों में गए, या जो बच्चे यहाँ पैदा नहीं हुए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में, और वहां से यहाँ आए और यूनानी स्कूलों में 12 साल तक तालीम हासिल की, ये बच्चे यूनानी शहरियत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे यहाँ की जबान, तहजीब और तबदल समझ गए हैं, यहाँ रहना चाहते हैं और यूनान को अपना दूसरा वतन घर समझते हैं। तो ये उन बच्चों के मामले में था कि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं या जो बाहर से आए हैं, लेकिन वो 12 साल उन्होंने यूनानी स्कूल जो है वहां तालीम हासिल की हो, फिर वो आसानी से यूनानी शहरियत हासिल करने के हकदार हैं। दूसरा सवाल ये था कि जिस तरह अमूमन जहां तासर ये पाया जाता है कि जी बाकी यूरोपियन ममालिक में वहां तो नेशनलिटी जो है वो
5 साल के बाद या कहीं और इससे ज्यादा अरसे के बाद जो है वो आसानी से मिल जाती है। यूनान क्योंकि यूरोपियन ममालिक का अहम रुकन है, तो वो एक जैसा कानून क्यों नहीं है, यहां क्यों नहीं ऐसा कानून? तो इसके जवाब में बड़ा तफसीली जवाब उन्होंने दिया, वो आपके गोशगुजार करता हूं ताकि आप लोगों में ये तासर जो है ये खत्म हो जाए और ताकि आपको वाज़ेह जवाब मिल सके। उन्होंने फरमाया, सेक्रेटरी जनरल साहब ने, कि हर मुल्क का अपना अपना कानून है, किसको शहरियत देनी है किसको नहीं देनी। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को मजबूर नहीं कर सकता और ना ही अपना कानून दूसरे मुल्क पर मुसल्लत कर सकता है, चाहे कोई कितना अरसा ही क्यों ना रहता हो इस यूनान में। ये एक सियासी फैसला है, पॉलिटिकल डिसीजन है यूनान का, इसका यूरोपियन के कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। या यहां क्यों ना पैदा हुआ हो, यह भी कोई कानून नहीं है जिस तरह बाकी मुल्कों में था, चंद ममालिक में, सारे मुल्कों में नहीं है। बाई बर्थ जिसको कहते हैं, अगर वहां बच्चा पैदा हुआ है तो उसको ऑटोमेटिक वहां की नेशनलिटी शहरियत मिल जाती है। यूनान में ऐसा इस किस्म का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बाई बर्थ वाला। यूनान इस मामले में बिल्कुल नया है, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी की तरह का कानून नहीं है। वहां दूसरी जंग अजीम के बाद गैर मुल्की आना शुरू हो गए थे। यूनान एक छोटा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है। इसमें वो लोग यूनानी भी शामिल हैं जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं। हमारी तारीख इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है। सिकंदर आजम जो उन तमाम ममालिक में गया, उनकी सकाफत से उसने मेल खाया, वो मिलती जुलती रही है। एक और अहम बात यह है कि जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी में जर्मन बोलते हैं, वगैरह वगैरह, यूनानी हुकूमत का एक नया प्रोग्राम आया है जिसमें जिस तरह बेल्जियम में उनकी जुबान बोलते हैं, यूनानी एक मुश्किल जबान है। यह नहीं हो सकता कि आपको यूनानी जुबान बोलनी, लिखनी, पढ़नी ना आती हो और उसको यूनानी शहरियत मिल जाए। यूनान में उन्होंने ये फरमाया कि ऐसा कभी नहीं होगा, ना हुआ है। इसलिए भी जरूरी है कि वो रोजमर्रा जिंदगी में यूनानी मुआशरे में रहते हुए कानूनी दस्तावेजात को पढ़ सके और बातचीत कर सके। ये हमने अपने कई प्रोग्रामों में भी आपको ये गाइडलाइन दी थी, ये तजावीज दी थी, नसीहत की थी कि जब आप इस मुआशरे में रहते हैं, आपको यूनानी जबान पे अबूर हासिल करें, थोड़ी बहुत भी आती हो, इतना गुजारा करें कि आप किसी के मोहताज ना रहें। दुकानों पे जाते हैं, दफ्तरों में सरकारी जाते हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो उनसे आप बातचीत तो कर सके, अपना मुद्दा बयान कर सके, उनका समझ सके, इस हद तक वो आपको आनी चाहिए। मुझे ये आगे उन्होंने इरशाद फरमाया, मुझे बेहद खुशी है कि तारकीन वतन अपने ममालिक में तालीम से नाबलद थे। यानी वो जो अपने मुल्कों में थे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, वहां वो अक्सरियत जो है वो तालीम याफ्ता नहीं थी, या बहुत माइनर तालीम प्राइमरी तक हासिल की हो या मैट्रिक तक हासिल की हो। वो यूनान में आकर यूनानी जुबान बोल समझ सकते हैं। यानी अक्सरियत, उन्होंने ये कहा कि मुझे खुशी हुई है कि अक्सरियत मैंने देखा है कि जिनको बिल्कुल वहां तालीम याफ्ता नहीं थे, यूनान में आकर वो यूनानी जुबान बोल समझ सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि यूनान की सकाफत, तारीख और जुबान का इल्म होना चाहिए ताकि इस माशरे के तौर तरीके समझकर कानूनी तौर पर राहत पजीर हो सके। आगे चल के वो ये कहते हैं
कि मैं कुछ अर्सा पहले अफ्रीका में था, वहां मैंने उनको यूनानी जबान सिखाई, जो मुश्किल अमल था लेकिन उन्होंने सीखी। मैंने ये भी देखा है कि जो लोग शुरू शुरू में यहां आए वो एक लफ्ज भी यूनानी जबान का नहीं जानते थे, लेकिन 4-5 साल के अरसे में वो इस काबिल हो गए कि शायद यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं। एक मसला तो जबान का है और दूसरा मसला यह है कि वो यूनान में अरसा 60 साल कानूनी तौर पर रहायश पजीर हो या 7 साल तक असाइलम हो, उनका सियासी पनाह भी 7 साल तक उनकी रेगुलर हो, वो भी यूनानी शहरियत अप्लाई कर सकते हैं, तब वो यूनानी शहरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि अगर कोई बच्चा यूनानी वालिदैन से हो तो उसे 3 साल चाहिए यूनानी शहरियत हासिल करने के लिए। यानी कोई बच्चा, आपकी यूनानी बीवी है या आपका यूनानी हस्बैंड है, उनमें से अगर कोई बच्चा यहां पैदा होता है तो वो 3 साल में उसको यूनानी शहरियत मिल जाती इस क्राइटेरिया पे। अब अगला सवाल था, वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो मेरे मुतालिक भी था और बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं पुराने, उनके मुतालिक भी था कि भाई अगर किसी ने यूनानी औरत से शादी की और उसमें से बच्चे हुए, तलाक हो गई, उसके बाद उसने अपनी मुल्क की औरत से शादी की, उसको यहां लेकर आए और उसमें से बच्चे पैदा हुए और उनके अब जो पहले बीवी से बच्चे थे वो सौतेले बहन भाई हुए, वो यूनानी नेशनल है। आया ये जो बच्चे हैं उन बहन भाइयों की तवस्सुत से वजह से यहां यूनान की शहरियत हासिल कर सकते हैं? ये मेरा सवाल था और उनका जवाब था नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। जो बच्चे यहां पैदा होते हैं और यूनानी स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं वही यहाँ की शहरियत के हकदार हैं और कोई कैटेगरी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये बच्चे यहाँ के माहौल में पले बड़े हैं, यूनानी दोस्तों के साथ घुल मिलकर यहाँ के माहौल, तहजीब और सकाफत को समझ गए हैं, इसलिए उनको शहरियत लेने में आसानी होती है। ये उसका जवाब था। अब अगला सवाल जो है वो जरा, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं ताकि उसका जवाब काफी तफसीलन था। यानी आप देखते हैं कि काफी अरसा यूनान में लोगों ने दरखास्तें दी हुई हैं यूनानी शहरियत हासिल करने के लिए। मैं समझता हूं कि 4-5 साल तो मामूली सी बात है, बल्कि 8-8, 9-9 साल भी लोगों को हो गए हैं, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला, इंटरव्यू की डेटें नहीं आ रही। फिर इसके सवाल के अगले हिस्से में अगर इंटरव्यू की डेट आ जाती है तो ये जो इथियोपिया है, बोर्ड जो बैठते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, कई इलाकों में जो बोर्ड है एपिथ्रोपिया है, वहां वो आसान सवाल करते हैं और लोग पास हो जाते हैं। इसी तरीके से किसी और इलाके में एपिथ्रोपी और जो बोर्ड है वो सख्त सवालात करता है और केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, एक तरह का कानून नहीं है, उसका खमियाजा हमारे लोग भुगतते हैं। इस सिलसिले में मैं ये सवाल उनसे किया कि ये सारा मामला जो है, और इसी में एक और बात भी ऐड कर लेता हूं कि पिछली गवर्नमेंट ने बताया था कि वो 300 सवालों की एक किताब प्रिंट कर रहे हैं, उसका क्या बना? और पिछली सीरीजा की हुकूमत ने कोई अच्छे इक़दाम तजवीज़ किए थे कि 65 साल की उम्र के लोग
को ये सहूलत दे दी थी कि अगर वो नेशनलिटी अप्लाई करना चाहें तो उनको इंटरव्यू वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा, बस उनको थोड़ा सा आसान से सवाल करके कि उनको लैंग्वेज आती है, यहाँ का माहौल, बस उनको पास कर दिया जाएगा। उसके बाद 300 सवालों में से 30 सवाल जो वो सिलेक्ट होने थे, आपने टिक करने हैं, बड़ा आसान तरीका था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसी सवाल में पिछली हुकूमत की एक तजवीज़ थी कि फर्ज करें 3 साल का अरसा लगता है आपको इंटरव्यू बुलाने के लिए, जो है वो हो सकता है 2 साल के बाद आपका नंबर आए, 3 साल के बाद आपका नंबर आए। तो ये सहूलत दे दी थी कि जिन लोगों को जबान, सकाफत, इन सब चीज पे अबूर हासिल है वो दरखास्त दे। अगर 25, 30, 40 दरखास्तें हो जाती हैं तो उनको बुलवा कर जल्दी उन ग्रुप का इंटरव्यू लेकर उनको फारग कर दिया जाए ताकि उनको जल्दी नेशनलिटी का प्रोसेस उनके लिए हो जाए। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ थी, ये भी मैंने इसी सवाल का हिस्सा था। अब इन सब का उन्होंने जवाब क्या दिया, अब यह जवाब की तरफ आता हूं। उन्होंने कहा ताखीर और ये इंटरव्यू एपिट्रोपिया, हाँ ये वाकई बड़ा मसला है। मैं जब अगस्त 2019 में इस महकमा का चार्ज संभाला तो उस वक्त तकरीबन 65 से 66 हजार दरखास्तें यहां इल्तवा का शिकार थी, जिनमें कुछ दरखास्तें 2005 से भी थी। अब देख ले, अंदाजा लगाए। लेकिन ज्यादातर 2013 और 2014 की है। इस देर की वजह वो कानून है जो 2015 में बना था और इसमें नेशनलिटी का अलग महकमा बनाया गया था। क्योंकि इस महकमे में स्टाफ की बहुत कमी थी, महकमा तो अलग बना दिया अच्छाई के लिए कि जल्दी इसमें प्रोसेस होगा, लेकिन जब स्टाफ ही उनको मुहैया नहीं किया गया तो उस महकमे का क्या फायदा होना था। और स्टाफ की कमी थी और दरखास्तों को चेक करने का अमल नहायत सुस्त था। और आपको यह भी पता है कि मुख्तलिफ महकमों से सबूतों की जांच पड़ताल में भी काफी देर लगती है, यानी रवायती महकमा जाती सुस्ती और ताखीर होती थी। अब हमने आकर सबसे पहले तमाम फाइलों को कंप्यूटराइज यानी ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि हर महकमा अपना अपना काम जल्द करे। यानी अब इस हुकूमत ने आकर जितनी भी फाइलें पुरानी थी उन सब की छांटी करके उनको कंप्यूटराइज कर दिया है ताकि पता लगे कि स्टेटस हर फाइल का क्या क्या है, छानबीन न करनी पड़े। उससे ये रफ्तार अब तेज होगी इंशाअल्लाह ताला। आगे चल के वो फरमाते हैं, हमने तय किया है कि सिर्फ शहरियत का महकमा बिल्कुल अलग बना दिया जाए, जो उम्मीद है कि सितंबर के आखिर तक काम शुरू कर देगा। इस साल के सितंबर के आखिर तक काम शुरू कर देगा और उम्मीद है कि इस तरह काम में तेजी आएगी। इंटरव्यूज में बेपनाह ताखीर की वजूहात यह है कि जो कमेटी इंटरव्यू लेती है वो मुख्तलिफ वजारतों से अफसर लिए जाते हैं जो अक्सर औकात इकट्ठे ही नहीं होते, और अगर इकट्ठे हो जाए तो सिर्फ 8 से 10 केसों का आदमियों का इंटरव्यू ले सकते हैं। यानी ये बहुत बड़ा मजाक था। ये उस वक्त भी मैं देखता था कि ये जो इंटरव्यू एपिट्रोपी होती है नेशनलिटी के कानून के इंटरव्यू लेने में, वो मुख्तलिफ वजारतों से मुख्तलिफ महकमों से आदमी चुने होते हैं, उनको एक दूसरे का पता नहीं होता था। लेकिन जब इंटरव्यू की तारीख मुकर्रर होती थी, हर एक की अपनी अपनी मसरूफियात होती थी, वो इकट्ठे नहीं होते थे। पहली बात, 2-2, 3-3 माह, 4-4 माह वो इकट्ठे नहीं होते थे। कभी किसी का को काम निकल आया, कभी किसी मेंबर का को काम निकल आया। ये हालत थी यहां यूनान में। और अगर कभी वो इकट्ठे हो भी जाते थे, महीने में एक दफा
या 2 दफा, तो जाहिर है 8 से 10 केस बमुश्किल वो मुकम्मल करते थे। जहां आपने देखा है कि 65 से 66 हजार दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई। इस मसले को हल करने के लिए एक कदम उठाने लगे हैं, जो कि पिछली हुकूमत ने भी शुरू करना था, वही हम शुरू करने जा रहे हैं। शुक्र है कि इन्होंने पिछली हुकूमत के कुछ इक़दाम को जारी रखने का फैसला किया है। मुझे मालूम है कि वो इक़दाम बहुत अच्छे थे। जो सेक्रेटरी जनरल थे मिस्टर बाल्टियोटिस, नहायत तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट, इस काम में माहिर थे, लेकिन अफसोस कि वो भी छोड़कर चले गए। क्यों? ये अक्सर होता है हमारे मुल्कों में। जो एक काबिल तरीन अफसर होता है, जो काम करना चाहता है अवाम की सहूलत के लिए, उस पर रोड़े अटकाए जाते हैं। उनके अपने कुलीग्स उनको काम नहीं करने देते, इसलिए दिल बर्दाश्त होकर वो रिजाइन करके चले जाते हैं। अच्छा, जो पिछली हुकूमत का एक कदम था वो ये भी करने जा रहे हैं, वो ये है कि हम पूरे यूनान में इम्तिहानी सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिस तरह ये स्कूलों के इम्तिहान होते हैं या अल्फादियों के इम्तिहानात सेंटर बनाए जाते हैं, इस तर्ज पे ये सेंटर बना रहे हैं, जहां यूनानी जुबान का जुबानी और तहरीरी इम्तिहान हुआ करेगा, जिसमें जोग्राफिया, तारीख और सकाफत के मजमून शामिल होंगे। फिर इम्तिहान अल्फा 2 का भी शामिल होगा इसमें। ये जो इम्तिहान नेशनलिटी के बारे में हुआ करेगा, पूरे यूनान में एक ही दफा हुआ करेगा, एक दिन, चाहे 6 माह के बाद, वो अभी तय होना बाकी है। इसके लिए एक कतार जो 500 सफात की होगी, पहले वो 300 सफात की थी, अब 500 सफों की वो किताब होगी, जिसमें उम्मीदवार सिर्फ निशान लगाकर जवाब देगा। अगर उम्मीदवार पास हो गया तो ये डिप्लोमा भी दरखास्त के साथ लगाएगा। इस तरह अब आइंदा से इंडिविजुअल जाती एक का इंटरव्यू नहीं हुआ करेगा, एक ही दफा इम्तिहान होंगे। जितने उम्मीदवार होंगे वो मुख्तलिफ सेंटर में वो एक ही दिन बैठकर इम्तिहान देंगे। जितने लोग कामयाब होंगे वो सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस तरह अल्फादियों का मिलता है, जिस तरह अपने मैट्रिक का, लीकियों का, जिम्नासियों का, दिमोतिकों का मिलता है, उसी तरीके से डिप्लोमा मिलेगा। वो डिप्लोमा और अल्फादियों का साथ लगा के आपका काम खत्म। जो पास होगा, जिसका डिप्लोमा होगा, उसकी नेशनलिटी का प्रोसेस आगे चलेगा। इस तरह इंटरव्यू नहीं हुआ करेगा और जल्द से जल्द उनका केस हल हो जाएगा। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो उम्मीद है कि 2020 के आखिर तक या 2021 के अवाइल में यह सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब आगे ये सवाल मैंने ज़िमनी सवाल बीच में किया था कि ये तो अभी सिस्टम आना है, उस वक्त तक क्या सूरत हाल होगी जो लोगों इंतजार में बैठे हुए हैं। उनके लिए जवाब यह है कि जिन लोगों ने दरखास्तें दे रखी हैं, या तो वो इस सिस्टम का इंतजार करें या इंटरव्यूज का, इस सिस्टम का इंतजार करें या इंटरव्यूज का, दोनों में से चॉइस उनकी है। अगर वो इंटरव्यू देना चाहती हैं तो उनको इंटरव्यू की कॉल उसी तरीके से आएगी, उसमें कोई अभी तक रुकावट नहीं है, या वो इंतजार करें नए सिस्टम का। ये उम्मीदवार पर मुनहसर है कि वो इंटरव्यू देना चाहता है या इम्तिहान देना चाहता है। जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा, हम उसको मजबूर नहीं करेंगे। पहले ऐसा होता था
कि इंटरव्यू में कोई कमेटी इंटरव्यू में आसान सवालात करती थी और कोई कमेटी मुश्किल सवालात करती थी, जिसकी वजह से उम्मीदवार फेल हो जाते थे। ये जिस तरह मैंने सवाल में बताया है, ये सेक्रेटरी जनरल ने खुद ही इसका इजहार किया। अब हमने ये किया है, आगे चल के वो फरमाते हैं कि एक ही किताब होगी जिसमें से सवालात, अब हमने ये किया है कि एक ही किताब होगी जिसमें से सवालात होंगे। 300 सवालों की एक किताब मौजूद है, लेकिन हम इसमें कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये किताब जरा मुश्किल है। ये जो 300 सवालों की बनी हुई थी, पिछली हुकूमत ने बनाई थी, लेकिन प्रिंट नहीं हुई थी। लेकिन हम इसमें कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये किताब जरा मुश्किल है और हम इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसको आसान बना रहे हैं। मेरी असल में जॉब उस्ताद की है और मुझे इस किताब में कुछ सवालात मुश्किल नजर आए हैं, इसलिए मैं इसमें तब्दीलियां की गई हैं और 300 की बजाय 500 सवालात होंगे, जिसमें सकाफत, आर्ट, तारीख, जोग्राफिया वगैरह शामिल होगा। जल्द ही ये किताब शाया हो जाएगी। कैसे वो पास होंगे और कितने नंबर वगैरह हासिल करने होंगे, ये अभी तय करना बाकी है। यानी 500 सवालों की जो किताब है, उसमें से कितने सवाल कम से कम आपने जवाब सही देने हैं, इसका तय होना बाकी है। ख्याल यही है कि 30 सवाल ही होंगे, 30 से 40, जिसमें आपने सिर्फ टिक मार्क करना है। इस किताब, इसमें सबसे अहम बात देखी जाएगी कि उसको जुबान आती है कि नहीं। सवालों की तादाद मैंने अभी जो बताया, ये लिखा हुआ है कि तकरीबन 30 से 40 होगी। अभी इसका फैसला नहीं किया गया पास होने के लिए। तो ये नाजरीन, ये वो इंटरव्यू था जो हमने सेक्रेटरी जनरल वजारत इमिग्रेशन जनाब अथानासियोस बालेरब्रा से लिया। ये आपके सवालात हमने उनसे किए थे, ये इनके जवाबात उन्होंने दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक, आप लोगों के मुताबिक आपके सारे सवालात मैंने कर दिए और उन्होंने जवाब तसल्ली बख्श दे दिए। आइंदा भी हम सितंबर के बाद जब नया कानून पास हो जाएगा और ये फाइनल शक्ल में आएगा, हम फिर उनसे, ये उन्होंने वादा किया है कि वो हमें फिर इंटरव्यू देंगे। हो सकता है कि वो लाइव भी हमारे प्रोग्राम में आ जाए इंशाअल्लाह ताला। तो ये इंटरव्यू था और ये तर्जमा था यूनानी शहरियत के बारे में, और उम्मीद की जा रही है कि ये आसानियां पैदा होंगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने उनसे एक और भी सवाल किया कि जो बड़ा अहम है, ये उनके मुतल्लिक नहीं था, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज आप एक इंपॉर्टेंट वजारत के सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदार होने के नाते आप वजारत खारजा यूनान को प्रपोजल दे सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, हमारी सिफारिश कर सकते हैं। जिस तरह मैंने वजारत इमिग्रेशन सेक्रेटरी जनरल को कहा हुआ है, वजारत असाइलम के सेक्रेटरी जनरल को कहा हुआ है, और इसी तरीके से वजारत जस्टिस मिनिस्ट्री को मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, वजारत खारजा यूनान के सेक्रेटरी जनरल को मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, तहरीरी तौर पर भी और मुलाकातों के दरमियान भी, कि जो लोग उनके निकाहनामे पुराने अटैच हुए थे, यहां से मिताफरासी की जो पुर्गियो मिनिस्ट्री है वहां से भी अटैच हुए थे, अब वो काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने अब पुराने केसों में भी जो निकाहनामे हैं उनको दोबारा यूनानी सफारत खाने से अटैच होने की शर्त आयद की है, जिस पर यूनानी सफारत खाना 12 से 15 डॉक्यूमेंट्स एक कागज को टेस्ट करने के वो मांगता है,
और कम से कम 5-5, 6-6 माह वो रंडेवू नहीं देते, अपॉइंटमेंट नहीं देते और तंग करते हैं। एक कागज अटेस्ट करने के लिए निकाह नामा 1-1 साल लग जाता है। तो खुदा के लिए उनसे वजीर खारजा को, ये यूनान के वजीर खारजा को आप सब लोग सिफारिश करें कि इसको आसान बनाया जाए। दोबारा हमें इख्तियार दिया जाए पाकिस्तानी सफारतखाना यूनान को कि वो अगर अटेस्ट कर दे, हमारा फॉरेन ऑफिस अटेस्ट करने के बाद जिस तरह पहले सिलसिला चलता था, अब क्योंकि पहले जालसाजियां बहुत होती थी, अब हमने उनको यकीन दिलाया है कि अब हमारी हुकूमत ने भी सख्तियां कर दी हैं। एक स्पेलिंग भी अगर गलत हो जाए तो हमारा नादरा का सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब पूरा सिस्टम हमारा कंप्यूटराइज हो गया है, तो इसलिए इसमें तावन किया जाए ताकि इतने अरसे से आपने खुद भी सेक्रेटरी जनरल देख लिया है कि 2005 से दरखास्तें पड़ी हैं, 2013-14 से, तो वो आगे नहीं बढ़ रही। ये सबसे बड़ा रुकावट है हमारे लिए, साउथ एशियन के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए। तो उन्होंने वादा किया कि मैं जरूर इसमें अपनी मुस्बत राय मैं वजीर खारजा यूनान को उनके ऑफिस में मैं जरूर दूंगा। तो बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, तमाम वजारतों के, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी क्योंकि मामला तुर्की के साथ और बाकी ममालिक और कोरोना वायरस वगैरह में अभी बिजी है, और मेरी वजीर खारजा यूनान से मुलाकात ड्यू थी, और जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, अफगानी प्रेसिडेंट को मैंने साथ लेकर जाना था। उनके नाम भी मैंने दिए हुए हैं और इंशाल्लाह उनका जवाब भी मुझे रिटर्न आया हुआ है कि क्योंकि ये इस वक्त प्रायोरिटी है उनके अपने खारजी, अपने दाखिली बहुत सीरियस मसाइल है यूरोपियन यूनियन के साथ और बाकी ममालिक के साथ, इसलिए इस वक्त वो टाइम नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि सितंबर में वो हमें जरूर मुलाकात का मौका देंगे, अपने ऑफिस बुलाएंगे, जिस पर हम ये मेन मसले हैं जिसको हमने जाकर उनसे रिक्वेस्ट करनी है। और पूरी उम्मीद है कि वो, मैं जाती तौर पर भी उनको जानता हूँ, मिस्टर निको देंदियास को, नहायत काबिल तरीन शख्स है और तावन करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला की बारगाह से पूरी उम्मीद है कि हम इस पर काबू पाने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। कोशिश बहरहाल हमारी जारी रहेगी। जी, ये आज का नेशनलिटी के बारे में मौजूद था, और अब राना साहब जो है उनको हवाले के देखिए, अगर आप आगे कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। अच्छा शाह साहब, मैंने सवालात लिखे हैं, उनमें से पहला सवाल, चूंकि मौजू है नेशनलिटी का, तो नाजरीन नेशनलिटी के हवाले से आपके ज़हनों में जो भी सवालात हैं आप लिख के सेंड कर दें, और जो आपने लिखे थे मैं अब वो शाह साहब के सामने पढ़ने लगा हूं। अगर शाह साहब इसका जवाब, आप इन सवालात में से किसी एक का जवाब दे चुके हों तो बराए मेहरबानी जरा दोबारा छोटा सा मुख्तसर एक रिक्वेस्ट है। सर, पहला सवाल यह कि कोई बंदा यूनान में इंटर हुआ नया नया, उसको कोई लड़की पसंद आ गई, उसने पेपर लेने के लिए शादी की, मैं गैर कानूनी भी है, नया नया भी है या पुराना है, खुद उसके पास पेपर नहीं है, लड़की से शादी करने के बाद उसको पेपर मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। नहीं, उसको पेपर नहीं मिल सकते। पहली बात कि गैर कानूनी बंदा जो है वो शादी कर ही नहीं सकता। अगर उसने अपने मुसलमान तरीके से शादी की है, उसका यूनान के कानून से कोई तल्लुक नहीं है। बार बार हमने इस पे वजाहत की है कि इस्लामी तरीके का निकाह जिस हालात जिस तरह भी हुआ है, वो यूनानी कानून उसको कबूल नहीं करता, उसकी कोई हैसियत नहीं है, चाहे वो यूरोपियन है या यूनानी औरत है। इसलिए उस निकाह या उसका यहाँ के मकसद के लिए कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई लीगल बंदा भी यूरोपियन या यूनानी से शादी करता है, कानूनी तौर पर भी उसको ऑटोमेटिक यूनान की शरीयत नहीं मिल सकती। उसने भी उसी प्रोसेस पे जाना है जो हमने अपने इस प्रोग्राम में बयान कर दिया है तफसील से, उसको भी वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, वही प्रोसेस होगा उसके लिए भी। जी, यानी ये जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए हमें कि सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, किसी भी नेशनलिटी का बंदा हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कोई भी,
यहाँ किसी भी लड़की से शादी करके डायरेक्ट, चाहे ये जरूरी नहीं कि वो यूनानी से करे, चाहे वो बुल्गारियन से करे, चाहे वो अफ्रीकन से करे, चाहे वो किसी रशियन से करे, नेशनलिटी या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते। शादी करने के लिए भी आपके पास कानूनी हैसियत होना जरूरी है। दुरुस्त बात है। एक और बात वाज़ेह कर दूं कि सियासी पनाह वाले जिनके पास कार्ड है वो भी शादी नहीं कर सकते। वो कानून 4 साल हो गए हैं, 5 साल खत्म हो चुका है, रेड कार्ड पे शादियां होती थी, वो ब्रेकिंग न्यूज़ ने खत्म कर दिया है। अब सियासी पनाह वाले भी अगर शादी करते हैं तो वो लीगल नहीं तस्वर किए जाएंगे, उनको लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा। ये ख्याल रखें, सिर्फ आग या पारामुनी वाले शादी कर सकते हैं, किसी भी किस्म का रेजिडेंट। आगे चले। ओके शाह साहब, इसके बाद अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये सवाल 2-3 दोस्तों ने किया मगर उनके जल्दी से नाम ना मैं नहीं लिख सका। उन्होंने पूछा है कि जो लोग हम यूनान में रह रहे हैं जी, यूनान की नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, क्या हमें यूनान की फौज में जाके अप्लाई करना होगा? वो फौज की में जो ड्यूटी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, क्या उस प्रोसेस से हमें गुजरना होगा? ये जरूरी है या नहीं? जी बिल्कुल। यूनान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब आप यूनान की नेशनलिटी लेते हैं तो आपको लेटर आएगा और वहां आपको यूनानी फौज में सर्व करना पड़ेगा। जी शायद कितना अर्सा अंदाजन अगर ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। 2 साल था, अब कम हो गए हैं, 1 साल रह गए। जी शाह साहब, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब देखते हैं, उन्होंने लिखा एक दोस्त ने कि अगर किसी शख्स को यूनान में 40 साल हो जाएं या 45 साल या 50 साल हो जाएं और उस बंदे की उम्र अपनी 65 साल हो या उससे ज्यादा हो, तो क्या उसको भी नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए उस बुक को पढ़ना होगा, उन सब उसका टेस्ट देना होगा, इंटरव्यू से गुजरना होगा उसको? देखिए जी, मैंने अभी इस प्रोग्राम में इसका जवाब दिया मैंने कि पहली हुकूमत ने 65 साल रखी थी, इस हुकूमत ने आके उसको 68 साल कर दिया है कि 68 साल के बाद अगर वो नेशनलिटी अप्लाई करता है तो उसको इंटरव्यू और उसको नहीं देना पड़ेगा। उससे पहले पहले जितनी भी उम्र के लोग हैं उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, अगला सवाल है, काशिफ नवीद साहिब हैं, उन्होंने लिखा था कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती यहाँ पे यूनान में, उसका स्कूल में 1 साल मिस हो गया, इस वजह से नेशनलिटी नहीं मिल रही, उस 1 साल के मिस होने की वजह से। इसका कोई हल बता दें। नहीं सर, इसका कोई हल नहीं है, आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा साल। कानून कानून है, अब सबके लिए बराबर है। जी